चलिए, अलैंगिक जनन हो चुका है। अब इसी का भाग है, इसी में चलेंगे। आगे है एक और टॉपिक, कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन ये क्या होता है? कायिक प्रवर्धन उसे कहेंगे जब कोई एक शरीर, एक काया, उससे एक और पत्ती का निर्माण होता है। जब ये मान लीजिए एक शरीर है या कोई भी वस्तु है, इसी में से एक और काया का निर्माण होता है, उसी को कायिक जनन कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पुदीना। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पुदीना, और इसका एग्जाम्पल है हल्दी, और इसका एग्जाम्पल है अदरक, इस तरह से ETC। और इसका और एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा। इस तरह से यह कायिक जनन है। कायिक जनन क्या होता है? जब एक काया से दूसरा मतलब शरीर का निर्माण, इसी काया से इसी में और एक पौधा का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। इसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। इसका एग्जाम्पल है पुदीना, जो गाना चला है पुदीना वाला, वही है। उसके बाद है हल्दी, उसके बाद है अदरक और पत्थर चट्टा। इस तरह से ये कायिक प्रवर्धन था, इसी का एक टॉपिक था। और एक टॉपिक है उत्तक संवर्धन। एक और टॉपिक है उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है? देखिए, जब किसी भी उत्तक को किसी माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है, तब किसी उत्तक को किसी माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है, उसी को कहते हैं उत्तक संवर्धन। उसको क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। इसी का एक असंगठित टुकड़ा, इसी के असंगठित टुकड़ा होता है, टुकड़ा, उसको कहते हैं कैलस। उसको क्या कहते हैं? कैलस। उसको क्या कहते हैं? कैलस। और इसी में इसी का एक और भाग है, उसको कहते हैं एक पूर्वजक या कोलन। एक पूर्वजक या इसको कहते हैं कोलन। इसको इसलिए एक पूर्वजक या कोलन कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, इसलिए इसको एक पूर्वजक या कोलन कहते हैं। इस तरह से अलैंगिक जनन का ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन उसको कहेंगे जिसमें नर और मादा भाग लेंगे। इसमें क्या लेंगे? नर और मादा भाग लेंगे। उसको क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए, लैंगिक जनन का मुख्य भाग है नर जनन अंग। क्या है? नर जनन अंग। नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या होता है? तो नर जनन अंग, इसका उदाहरण है वृषण। क्या होता है? वृषण। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वृषण। यह एक नर जनन अंग है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या इस प्रकार 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। अब टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टिस की संख्या 2, और इसको एक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक परत होती है। सुरक्षा करने वाली एक परत होती है, उसको कहते हैं अधिविषण। इसको क्या कहते हैं? अधिविषण। कभी कभी इसी में चोट लगने की वजह से ये फूल जाते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोसील नामक बीमारी। इसमें कभी चोट लग जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोसील नामक बीमारी। और यह डॉक्टर से दिखाने के बाद ऑपरेशन करके इसका पानी निकाल दिया जाता है तो और ठीक हो जाते हैं। और इसी में एक नस निकला हुआ रहता है, नस, उसका नाम है शुक्रवाहिका। इसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका। और इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइस डिफरेंस। इसकी लंबाई करीब 25 cm होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 cm। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 cm। इसी में एक ये शुक्राशय है, शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका है। और इसके आगे एक
पेनिस लगा हुआ रहता है। इसको क्या कहते हैं? पेनिस। यह जनन का मुख्य भाग नहीं है। जनन का मुख्य भाग ये है टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। नर जनन अंग का मुख्य भाग क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या 2। हिंदी में इसको विड़ीसन कहते हैं। क्या कहते हैं? विड़ीसन। तो चलिए, ये है आगे एक पेनिस। इसको हिंदी में कहते हैं शिश्न। क्या कहते हैं? शिश्न। यह एक बेलनाकार रचना है और मांसल आकार का। यह मैथुन अंग है। इसको क्या कहते हैं? मैथुन अंग। यह जो है स्पर्म को माता के योनि में भेजने में मदद करता है और इसी के माध्यम से पेशाब यानी कि मूत्र निकलता है। इसी के माध्यम से मूत्र निकलता है। इसके शिखर पर एक रचना होती है, उसको कहते हैं ग्लांस। इसके शिखर पर एक रचना होती है, इसको क्या कहते हैं? ग्लांस। और इसी में एक आवरण लगा हुआ रहता है। इसी में एक क्या होता है? आवरण लगा हुआ रहता है। इसको कहते हैं प्रीपियस। प्रीपियस। इसी में एक आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीपियस। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक देखिए, जब स्पर्म यहाँ से निकलता है तो पेशाब को इसको रोक कर रखता है। उस इस जगह पे एक ग्रंथि होता है, उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। जो कि यदि इसमें से पेशाब जाता है तो उसी को जाने देता है, नहीं तो या तो टेस्टिस को सिर्फ जाने देता है। यह रोकने का काम करता है। कभी कभी यही खराब होने की वजह से, प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होने की वजह से रात उत में सोने वक्त अपने आप स्पर्म निकल आते हैं। यही प्रोस्टेट ग्रंथि के खराब होने से, और यह डॉक्टर के दिखाने के बाद ठीक हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद है इसी में एक और ग्रंथि है, कॉपर ग्रंथि। इसी में क्या है? एक कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि ये क्या करता है? जब शुक्राणु इसमें से निकलता है, टेस्टिस में क्या बनता है? शुक्राणु। इसमें क्या बनता है? स्पर्म। इसमें क्या बनता है? इसमें शुक्राणु। आगे यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे और टॉपिक जोड़ते हैं। इसमें क्या? इस टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। हिंदी में शुक्राणु। शुक्राणु कहते हैं। और यह लगभग 7 ml बनता है। कितना? 7 ml। और इसकी संख्या होती है 20 लाख। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 लाख। और इसका जीवन अवधि होता है मात्र 20 मिनट। कितना होते हैं? 20 मिनट मात्र। इसकी जीवन अवधि कितना होता है? 20 मिनट। यदि किसी को एक भी टेस्टिस रहा तो वैसे काम करेगा, लेकिन स्पर्म की संख्या कम बनेंगे, जिसके कारण उसको संतान होने में कठिनाई होगा। और आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें 7 ml है और देखते होंगे इससे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह करीब 12 वर्ष की आयु में निकलता है। कितना वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह पहचान है, यह टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या होता है कि इसी के वजह से हम लोगों को दाढ़ी मूछ या आवाज़ भारी होते हैं, इसी के वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। शुक्राणु के बारे में आप जान गए। शुक्राणु का इस प्रकार चित्र होता है। इसमें एक टेल होता है, इसी टेल के माध्यम से गर्भाशय में प्रवेश करता है। तो इस तरह से ये शुक्राणु था, ये टेस्टोस्टेरोन। यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, शिश्न के शिखर भाग को ग्लांस कहते हैं और उस पर एक आवरण होता है, इसको प्रीपियस कहते हैं। और इसमें एक वॉइस डिफरेंस नामक नस होता है, इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। इंग्लिश में वॉइस डिफरेंस। और इसकी करीब लंबाई जो होती है 25 cm। कितना होती है? 25 cm। टेस्टिस को जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको कहते हैं अधिविरीसन। इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और विरीसन की संख्या कितनी होती है? 2। विरीसन की संख्या 2। विरीसन में ही क्या बनते हैं? शुक्राणु। विरीसन में ही क्या बनते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु कितना बनता है? 7 ml। किसी को 7 ml से कम अगर बनता है स्पर्म तो उसको संतान होने में दिक्कत होती है। अब आगे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों जिसको
टेस्टिस नहीं रहते हैं तो उसको कहते हैं एक तरह से हिजरा। अगर किसी को यह टेस्टिस काट दिया जाए, जैसे सांड का काट दिया जाता है, और क्या कहते हैं खस्सी जो बनाते हैं उसमें यही टेस्टिस को काट दिया जाता है और उसका मन कभी चटर पटर नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं। और उसी तरह से अगर पुरुष में यह काट लिया जाता है तो उसको कहते हैं हिजरा। और इसी में क्या होते हैं, कभी कभी अगर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होने देना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, ये नस को काट दिया जाता है, ये नस को काट दिया जाता है। इसको कहते हैं नसबंदी। कौन सा नसबंदी? पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। यह नस को अगर यहाँ से काट दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। और सभी टॉपिक के बारे में आप अभी बता दिए हैं। विरिसन कितना होता है? 2। इसमें कितना स्पर्म बनता है? विरिसन में शुक्राणु का निर्माण होता है तो कितना बनता है? 7 ml, और इसकी संख्या 20 लाख होती है और इसका जीवन अवधि 20 मिनट का होता है। यही है स्पर्म का चित्र। और इसको जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको कहते हैं अधिविरिसन। और इसी में एक नस निकला हुआ रहता है जिसके माध्यम से स्पर्म बाहर जाते हैं, उसको कहते हैं शुक्रवाहिका। और साथ ही ये बाहर से एक मांसल और बेलनाकार रचना होती है, उसको शिश्न कहते हैं। शिश्न के शिखर भाग को ग्लांस कहते हैं और इसके बाहरी आवरण को प्रीपियस कहते हैं। और इसी में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि वो क्या करते हैं? या तो पेशाब को बाहर जाने देता है, नहीं तो स्पर्म को मादा की योनि में भेजने में मदद करता है। और साथ ही कॉपर ग्रंथि है। कॉपर ग्रंथि का काम है कि अगर कोई स्पर्म क्षारीय होता है, मादा का योनि में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl रहता है, तो वहाँ जाकर स्पर्म के साथ ये मिलकर कॉपर ग्रंथि में क्षारीय पाए जाते हैं, वो जाकर वहाँ न्यूट्रल बनाता है, जो जिसके कारण शुक्राणु जीवित रह जाते हैं। कॉपर ग्रंथि की ही वजह से शुक्राणु जीवित रहते हैं मादा की योनि में, नहीं तो वहाँ पे HCl पाए जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे स्पर्म की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये टॉपिक था लैंगिक जनन का मुख्य अंग के बारे में। सभी अंग के बारे में बता चुके हैं। आई होप आपको यह समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।